हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए हम लोग बेटा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 5 में पहुँच गए। ठीक है। और आई होप कि आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 सब देख लिए होंगे और आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे हाइड्रोकार्बन में। अल्केन के साथ हम लोग अल्केन कर रहे हैं, अल्केन के बाद अल्कीन करेंगे, फिर अल्काइन करेंगे, राइट। इसके बाद हाइड्रोकार्बन के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तो देखते हैं बेटा सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जेडीजी सेक्शन की, कि भाई हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो जेडीजी सेक्शन इज बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा अल्केन। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर्स में से हम लोगों ने बात किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। क्या चल रहा था आपका? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन चल रहा था बेटा, है ना। तो आज हम लोग प्रिपरेशन कंप्लीट करके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ जाएंगे अल्केन के। ठीक है। सो अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्केन तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, एंड देन आफ्टर विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, देन फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन एंड इट्स solubility, then boiling point of alkanes, right बेटे, and then chemical properties of alkane. In this we'll discuss substitution reaction of alkane, chlorination of methane, काफ़ी कुछ है इसमें बेटे। देखो mechanism of chlorination of methane, and then bromination and iodination, and then percentage distribution of MCP, monochloroproduct, then reactivity of MCP, monochloroproduct, and then questions on percentage distribution of MCP, monochloroproduct, and then we'll discuss percentage distribution of MBP, monobromoproduct, and then finally we'll discuss questions on percentage distribution of monobromoproduct. तो ये कुछ होने वाला, बहुत तगड़ा सेशन जाने वाला बेटा। यहाँ पर बहुत डिटेल, बहुत बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक करके शुरू करते हैं। और बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्केन फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देखिए क्या। अब यहाँ पर एक बात करें अगर हम यहाँ पर देखिए, तो जैसे हमने बेटा बात कर रखी है ना ऑर्गेनिक रिएजेंट एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पर मैंने जिंक HgHcl मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन आपको करा रखा है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन आपको करा रखा है, HI रेड फास्फोरस हमने बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, और मोजिंगो रिएक्शन भी हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है वहाँ पर, है ना। तो बस यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता था, तो बस आप देखते जाओ, कुछ नहीं करना है। आपने अगर जिंक HgHcl लिया है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखिए। सिमिलरली वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोजन KOH के प्रेजेंस में हीट कर लें, इसको N2H4 भी बोलते हैं बेटे, हम इसको N2H4 भी बोलते हैं। इसका डिटेल मैकेनिज्म मैंने रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत डिटेल में बता रखा है। अब वहाँ पर अगर चाहो तो उसको और डिटेल में वहाँ पर देख सकते हो, बट यहाँ पर भी आप देख लो। तो यहाँ पर ये इसका काम क्या होता है बेटा, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में NH2 या फिर N2H4 KOH हीट करें अगर हम, तो इसका भी CO CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए ये देखो R1CH2R2 अल्केन बन गया, R1CH2R2 अल्केन बन गया। HI रेड फास्फोरस भी आपको क्या करता है, इस CO ग्रुप ये यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। एंड दिस HI रेड फास्फोरस इज यूनिवर्सल रिड्यूसिंग एजेंट। देन अगर हम यहाँ पर SH और H2 निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो मोजिंगो रिडक्शन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा प्रॉपर ये क्या करता है, CO ग्रुप को बेटे CH2 में कन्वर्ट कर देता है। CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, CH2 में कन्वर्ट कर देता है। इसकी प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है बेटे। चलिए, बट यहाँ पर भी आप समझ गए हो ना कि अगर आपको मोजिंगो रिडक्शन मिल गया तब ये CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, HI रेड फास्फोरस भी CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, WKR भी CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, और आपका क्लेमेंशन भी CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग क्या है कि 4-5 मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि 4 मेथड्स मैंने यहाँ पर दिए। जैसे कि HI रेड फास्फोरस हीट, अभी मैंने आपको बताया कि CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। जिंक HgHcl ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, इसको अभी हमने CR बोला था, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। NH2 अल्कोहलिक KOH हीट, ये WKR मैंने आपको बोला था, वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, ये भी CO को CH2 में कन्वर्ट करता है। यस, देखिए फिर इसके बाद फिर आपका है SHCH2 होल थ्राइस SH BF3 H2 पैलेडियम, है ना। तो मोजिंगो टाइप का रिएक्शन कुछ ये है ना। तो इसमें भी ये CO को किसमें CH2 में कन्वर्ट कर देता है। राइट, तो ये सिंपल एकदम डायरेक्ट फंक्शन है बेटे, डायरेक्ट फंक्शन है। और ये बहुत डिटेल इनका प्रॉपर मैकेनिज्म मैं रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, एडिशन रिएक्शन में भी बता चुका हूँ आपको। चलिए, तो अब आगे बात करें, और आगे हम क्या बात करेंगे बेटे, अल्केन फ्रॉम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि वहाँ से हम अल्केन कैसे बनाएंगे, उनका प्रिपरेशन बेटे हम कैसे करेंगे, जरा उस बात को भी हम लोग समझते हैं। चलिए अब देखते हैं बेटे। तो ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की, बट उसके पहले एक चीज़ आप ये देखो कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है
तो वहाँ से हम लोग कैसे कैसे अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे भी अल्केन बना बेटा, यहाँ भी अल्केन बना और यहाँ भी अल्केन बना। तो ये जो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है आपको पहले भी करा चुका हूँ मैं बेटे। इसमें अगर आप देखो तो इसमें हमने आपको क्या बताया था कि जब हम सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं बेटे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की बात जब हम करते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हो Na2CO3 निकलता है। क्या निकलता है? Na2CO3। अगर हम इसको 2 कर दें तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से, तो यहाँ से Na2CO3 निकलता है। ऐसे करके देखो आप, ये Na2CO3 निकल जाएगा, राइट, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि Na2CO3 के फॉर्म में ये निकल गया बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका R और H, देखो यहाँ पर RH बन जाएगा। कहने का मतलब इसको सिंपल आप ऐसे समझो, सिंपल बेटे आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ से ये निकल गया है ना, समझने के लिए, और यहाँ पे देखो RH। तो बेटा बताओ क्या इसके यहाँ से जब ये निकला तो एक कार्बन कम हुआ कि नहीं कम हुआ? तो अगर ये N कार्बन का था सपोज, तो उसमें एक कम कार्बन का आपको अल्केन मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, सीधे इसको हटाओ और सीधे अल्केन बना लो यहाँ पे, और CO2 यहाँ से निकाल के दिखा दो। दिस इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। कोलब्रेज की बात भी हम लोग लास्ट सेशन में अच्छे से कर चुके हैं। कोलब्रेज में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जहाँ पर COR है ना, इस तरह से लाइक दिस है ना, तो आप क्या करो बेटा, यहाँ से इसका होमोलाइसिस कराओ और इसका डाइमर बना लो। तो इसका डाइमर क्या बन जाएगा? RR बन जाएगा। देखिए ये बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है जरा देखो, अगर आप ध्यान से बेटे, तो अब अगर आप गौर फरमाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर R था तो बेटा इसका क्या हो गया, ये देखो डबल हो गया। या आप ये कह सकते हो कि अगर आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लो, देखो यहाँ पर एक कार्बन इसमें कम हुआ, तो ये वाला जो पार्ट मिलेगा N- का मिलेगा। देखो N- का मिला, ये वाला पार्ट भी जो मिलेगा वो भी N-1 कार्बन का होगा। अगर आप टोटल देखो यहाँ से, तो आप यहाँ से समझ सकते हो बेटा कि आपको किस तरह से क्या पार्ट मिलने वाला है। क्योंकि इसका आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे, क्या करोगे, इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो फिर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये N-1 का मतलब समझे कि जैसे यहाँ पर देखो बेटा एक कार्बन है ना, टोटल इसमें सपोज N कार्बन थे, एक कार्बन कम हुआ यहाँ पर देखो, तो R लिया आपने। तो R लिया, इसका मतलब R का मतलब क्या है कि भाई एक कम कार्बन का ना, क्योंकि एक तो CO2 मतलब जो भी है पार्ट निकल जाएगा N-1। सिमिलरली दूसरा R भी N-1 कार्बन का है, तो ये RR बन जाएगा, कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस। HI फॉस्फोरस बहुत सिंपल होता है बेटे कि जो भी आपके पास एसिड है कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। जितने कार्बन आपको कंटिन्यूअस दिख रहे हैं बस उनका अल्केन बना दो आप। तो R, और ये चीज़ भी आपको डिटेल में करा चुका है और यहाँ भी बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, देखो जितने कार्बन थे, N कार्बन थे, तो N कार्बन का ही यहाँ पर बन गया। तो पहले वाले में N कार्बन का था तो N-1 कार्बन का बनेगा। दूसरे में आपका देखो डायमर बन जा रहा है। तीसरे में क्या होगा कि जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन का यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर सब मैंने लिख रखा है ना। अगर आप अल्कोहल का HI फॉस्फोरस करा दो, तो अल्कोहल के केस में भी कितने हैं बेटा कार्बन बताओ, ये R है, तो बस ये OH निकाल दो यहाँ से। तो R है तो R का क्या, इसका वैलेंस से पूरा करोगे तो H से पूरा कर दो यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आपके पास CH3CH2OH है, इसका आपने HI फॉस्फोरस कराया, इसका मैंने आपको VKST वगैरह भी बता रखा है बेटे बहुत अच्छे से, और हीट किया। तो कुछ नहीं, इतने कार्बन से यहाँ पे इतने कार्बन का अल्केन बना दो सॉरी आप, तो CH3 इथेन बन जाएगा आपका, राइट। तो कुछ इस तरह से। अब एसिड का भी HI फॉस्फोरस आपने देख लिया बेटे अभी, है ना। तो जब हमने एसिड का HI फॉस्फोरस कराया तो यहाँ पर ये कार्बन यहाँ पर RCH3 हो गया, देखो ये। अब इसके बाद देखो ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, RLi अल्काइल लिथियम, ये आपका ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, ये भी ग्रिग्नॉट रिएजेंट है। बहुत सिंपल है, क्या है देखो, जो मेटल्स होते हैं बेटे उन पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पर पॉजिटिव, इस पर निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। अब इसका FHOH कराओगे तो बेटा बताओ इसका H यहाँ नहीं चला जाएगा, तो देखो RH बना देगा ये, राइट। अब यहाँ पर देखो ये प्लस और ये माइनस बेटे, ये यहाँ पर चला जाएगा तो देखो ये भी RH बना देगा। और Mg के साथ क्या आ जाएगा, Mgx प्लस है और OH माइनस है, तो MgOHX हो जाएगा। यहाँ पर LiOH हो जाएगा, राइट। इसमें देखो क्या है बेटा, ये प्लस है और इसको ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस। अब बेटा बताओ ये दोनों मिल जाएंगे कि RR- बना देगा ये RR, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgX2 बन जाएगा, MgX2। तो कुछ इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से आप देखते चले जाएं। नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो अब देखो हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंप्लीट कर लिया बेटे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। लाइक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन एंड इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे कि आपको पता है बेटा जो अल्केन है मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्केन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्केन जो है कौन सा नेचर शो करता है आपका, नॉन पोलर नेचर शो करता है, क्योंकि इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होता है, कार्बन कार्बन का चयन होता है बेटा, तो कहाँ से पोलैरिटी होगा। सो दीज आर नॉन पोलर सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं,
राइट। और आपको पता है कि इनका रिएक्टिविटी भी बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, पाई बॉन्ड वगैरह होते नहीं है, तो और इसलिए और कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका ब्रेकिंग में दिक्कत होती है, तो इनके केमिकल जो रिएक्शन है बहुत लिमिटेड होती हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। देखो क्या है बेटा, बढ़िया तरीके से देखो। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी पूरा का पूरा एकदम डिट्टो आपको समझाऊंगा, और प्लस एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जितनी हो सकती है मेन एडवांस और नीट टाइम्स के लिए सब कुछ कराऊंगा, ओलंपियाड के लिए जो भी है। अल्केन्स हैव कोवेलेंट नेचर, सीसी बॉन्ड। यहाँ पर सीसी बॉन्ड ऑब्वियसली तो कोवेलेंट नेचर, कोई आयनिक नेचर तो होगा नहीं बेटे, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ है आपस में, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन ने म्यूचुअल आपस में शेयरिंग किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वगैरह थोड़ी हुआ, शेयरिंग हुआ है। सो यहाँ पर कोवेलेंट नेचर ऑफ सीसी एंड सीएच बॉन्ड, सीएच बॉन्ड भी कोवेलेंट नेचर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ये सीसी बॉन्ड और जो सीएच बॉन्ड है, कोवेलेंट नेचर इनके अंदर। अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, बता दिया कि कोई भाई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं यहाँ पर। अगर मान लो हाइड्रोजन भी है तो बहुत कम डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये सब के सब चूंकि यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होगा तो बेटा नॉन पोलर होगा। पढ़ रहा हूँ फिर से। सो अल्केन्स हैव कोवेलेंट नेचर ऑफ सीसी एंड सीएच बॉन्ड्स। अल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सिंपल बात समझ में आती है। ओके अब इनका चूंकि नॉन पोलर नेचर होता है, सो ड्यू टू नॉन पोलर करेक्टर अल्केन कंपाउंड्स क्रिएट वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वन डबल फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इनके बीच में नॉन पोलर नेचर होता है। मान लो अगर यहाँ पर पोलर नेचर होता है, इस पर माइनस होता है, मान लो एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है ना, तो एक पर माइनस यहाँ पर प्लस डेवलप होता है, एक पर माइनस यहाँ पर प्लस डेवलप होता है, तो ये प्लस माइनस के बीच में इंटरेक्शन हो सकता था कि नहीं हो सकता था। चूंकि इनकी पोलैरिटी ही बहुत कम है तो इनके बीच के जो इंटरेक्शंस होने हैं वो बहुत ही लेस इंटरेक्शंस होंगे, और यहाँ पर जो इंटरेक्शंस होंगे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवॉल इंटरेक्शन। वंडरवॉल इंटरेक्शन बोलते हैं उसको, तो वो वीक इंटरेक्शन होगा। सो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, दैट इज वंडरवॉल फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। जो अल्केन्स होते हैं C1 से C4 तक, ये देखिए, तो बहुत ही वीक इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो भाई वीक इंटरेक्शन तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो गैसेस फॉर्म में आएंगे, तो C1 से C4 तक आपके गैसेस फॉर्म में रहते हैं। बोलो बेटे। और C5 से C17 तक लिक्विड। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा तो आपको पता है जो वंडरवॉल फोर्स होता है बेटा, वो मोलर मास या साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साइज बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा, तो वंडरवॉल इंटरेक्शंस बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए C5 से C17 तक लिक्विड होगा, और साइज मास बढ़ेगा तो और ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, और क्लोज आएंगे, एंड दैट विल बी सॉलिड। तो इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना है। सो C1 to C4 गैसियस होगा, C5 to C17 लिक्विड होगा, और C18 एंड मोर सॉलिड होगा। पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। ड्यू टू नॉन पोलर कैरेक्टर अल्केन कंपाउंड्स क्रिएट वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वंडरवॉल फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इन अल्केन C1 to C4, राइट। सो अल्केन कंपाउंड्स आर इन गैसियस फॉर्म C1 to C4, C5 to C17 कार्बन कंटेनिंग अल्केन्स कंपाउंड्स आर इन लिक्विड फॉर्म, and alkanes containing C18 or more carbon atoms are in solid at normal temperature, room temperature के आसपास। ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन, कैसा होता है, नॉन पोलर नेचर होता है इनका। और बेटा वाटर की बात करें तो वाटर कैसा नेचर होता है, पोलर नेचर होता है। देखो ये तो ये नॉन पोलर है, ये पोलर है बेटा, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होगी, बहुत कम होगी, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, या इनसॉल्युबल होंगे। सो ड्यू टू नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन्स, है ना, आर नॉन सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग कार्बन एटम इन द अल्केन सीरीज। देखो जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते गए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ता गया, वंडरवॉल फोर्स बढ़ता गया, और देखो गैस मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर थे, फिर पास पास आए, फिर और पास आ गए, इस तरह से तो इंटरेक्शन बढ़ता गया और इस तरह से आते गए। चलिए ये बात समझ में आ जाती है, बढ़िया से समझते जाओ, देखते जाओ। दे आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, तो इसमें कोई स्मेल या कलर नहीं होता है। देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन वाटर। तो अभी आपने देखा कि भैया अल्केन नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो भाई सॉल्युबिलिटी होगी नहीं। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन इन वाटर बेस्ड अपॉन नॉन पोलर नेचर ऑफ अल्केन। तो अभी आपने बताया, अभी मैंने आपको बताया पेट्रोल इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। पेट्रोल किसका मिक्सचर होता है, हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, एंड यूज्ड, बताओ बेटा, एज ए फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल, से भी आपको पता है। पेट्रोल्स एंड लोअर फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स आर ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग के लिए भी हम लोग डालते हैं तो पेट्रोल या उसके लोअर फ्रैक्शंस यूज होते हैं। क्लॉथ्स वगैरह को क्लीन करने के लिए, ग्रीस स्टेन्स वगैरह को निकालने के लिए, ग्रीसिंग वगैरह कहीं लग गया तो उसको निकालने के लिए, राइट। ओके तो इस तरह से। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ द ग्रीसी सब्सटेंस, राइट। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे बेटा, समझना कि भाई ग्रीसी सब्सटेंस अगर है तो अगर ये ग्रीस को निकाल दे रहा है,
मतलब हाइड्रोकार्बन या फिर पेट्रोल जो भी आप क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, या पेट्रोल के लोअर फ्रैक्शन अगर वो ग्रीस को निकाल दे रहा है तो आपके पास पेट्रोल है, समझना बेटे बात को, और दूसरा ग्रीस है। अब इसके बारे में क्या सोचो, कैसे निकाल दे रहा हो, तो आपको पता है ये भी हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर होगा, इसका मतलब ग्रीस भी जो होगा वो नॉन पोलर होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। तो ये क्या करेगा, पेट्रोल ग्रीस को अपने अंदर डिजॉल्व करा लेगा और बाहर निकाल देता है। दैट्स वाई ग्रीस वगैरह जो है पेट्रोल से सॉफ्ट हो जाता है। वाटर से क्यों नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर क्या होता है, पोलर नेचर होता है बेटे, पोलर नेचर होता है। और यहाँ पर ये ग्रीस कैसा आपका नॉन पोलर है, तो अगर आप कपड़े में ग्रीस लग गया उसको पानी से धो तो कहाँ साफ होता है, नहीं साफ होता है, बिकॉज उनका सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर ऑफ ग्रीस एंड पोलर नेचर ऑफ वाटर। और हमें पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, तो भाई लाइक डिजॉल्व लाइक तो मतलब ग्रीस तो बेटा आपका नॉन पोलर हो गया, वाटर आपका पोलर हो गया, तो डिजॉल्व करेगा नहीं, इसलिए वो वाटर से हम नॉर्मली साफ नहीं कर पाते हैं, हम लोग पेट्रोल से साफ करते हैं क्योंकि दोनों नॉन पोलर हो जाते हैं। सो यू आर करेक्ट इफ यू से दैट ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स, द ग्रीस मिक्सचर ऑफ हायर अल्केन्स इज नॉन पोलर, एंड तो इसका मतलब ग्रीस भी नॉन पोलर है, हाइड्रोकार्बन भी नॉन पोलर है, एंड हेंस हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, जो ग्रीस है आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। वाटर कैसा है बेटे, पोलर है। क्या इसमें मिक्स होगा, नहीं होगा, मतलब ये वाटर हीटिंग हो गया, वाटर हीटिंग हो गया। और वाटर हीटिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। जो पानी से दुश्मनी रखता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, जो पानी के साथ मिलना नहीं चाहता, तो ग्रीस पानी के साथ मिलना नहीं चाहता है, दैट्स वाई दिस शोज हाइड्रोफोबिक नेचर, राइट। सो इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट इन द that in relation to solubility of substance in solvents, polar substances are soluble in porous substance, simple, whereas non-polar substance ones are soluble in non-polar substance, means like dissolve like। लो कहानी क्लियर होगी आपकी, होगी कहानी क्लियर। सॉल्युबिलिटी की बात कर ली, कलर की बात कर ली, ऑर्डर की बात कर ली, उनके स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात कर ली बेटे, कि कौन कौन से फिजिकल स्टेट में कौन सॉलिड कब होगा, लिक्विड कब होगा, गैस कब होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी बेटे। एंड देन नेक्स्ट स्टेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटे तो कुछ चीज़ें हैं आप समझ सकते हो यहाँ पर। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें यहाँ पर, तो बेटा एक चीज़ बताओ, जैसे जैसे मास, भाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या कि पार्टिकल्स को बेटा, लिक्विड पार्टिकल्स को आपको वेपर में जाना है। अब मान लो अगर ये हैवी पार्टिकल है बेटे, तो अगर ये हैवी पार्टिकल, तो आप ये भी कह सकते हो हैवी पार्टिकल होने से इनके बीच में वनडरवाल इंटरेक्शन बढ़ता है, तो इनके पास बीच में वनडरवाल इंटरेक्शन बढ़ेगा बेटे, तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो जो हायर अल्केन्स होंगे, जिनका मोलर मास ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा होंगे, तो बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इनके अगर मास ज़्यादा है तो इनके बीच में, है ना, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, G m1m2/r² फिजिक्स में। तो भैया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। तो अगर दो बॉडी हैं m1 m2, तो बेटा इनके बीच का जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा, मास बढ़ने से उनके बीच का फोर्स बढ़ता है। तो मास बढ़, अब मास कब बढ़ सकता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़े, मान लो एक 2 कार्बन का, एक 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन का मास ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा तो उनको ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा तोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तभी ये टूट के फिर आपके वेपर में जा पाएंगे। कहानी समझ में आपको आ गई होगी। एक चीज़ और समझो, बॉइलिंग पॉइंट अगर एक नॉर्मल हम कंपाउंड ले लें, सपोज हमने कहा कि हमारे पास 1 2 3 4 5 नॉर्मल पेंटेन है बेटे, नॉर्मल पेंटेन, और हमने दूसरा ये ले लिया, देखो जरा सा, ये हमने ले लिया आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब बताओ बेटा ये नॉर्मल चैन है, इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, बट इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो बेटा बताओ ये आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जब इन दोनों में कंपैरिजन करना है तो नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम है तो ब्रांचिंग देख लो जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, आपका कम होता चला जाएगा, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए एक बार आराम से ध्यान से पढ़िए, है ना। थोड़ा सा पानी पीते हैं। तो बेटे सारी प्रॉपर्टीज हैं, एकदम बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से देखते चलें, एक एक चीज़ आपको समझाता जाऊंगा। इट इज़ क्लियर दैट देयर इज ए स्टडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन मोलर मास। अभी समझा दिया, फोर्स का फॉर्मूला आपने देखा, G m1m2/r², राइट। तो मास बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भैया उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हीट करना पड़ेगा तभी वो लिक्विड से वेपर में जा पाएगा, right, okay. This is due to the fact that the intermolecular van der Waals forces increases with increase in the molecular size और surface area of the molecule। surface area भी ज़्यादा होगा या मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस बात ज़्यादा होगा, इसलिए बोला ब्रांचिंग हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। बस समझ रहे हो, ओके। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। चलो और देखें, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्केन्स हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉसेस हाई बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग,
राइट। तो देखो एक कार्बन का है, देखो इधर से मोलर मास बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा, तो आप देखो कि आपका देखो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला गया है ना। मीथेन का 110 है, इथेन का 184 बॉइलिंग पॉइंट है, प्रोपेन का 231 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ओके, तो ये बात आपको डेटा भी मैंने आपको दिखाया। चलिए, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्केन्स आर लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्केन्स कंटेनिंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम आपको समझाएं, ये हमने क्या किया, नॉर्मल पेंटेन ले लिया, ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन है आपका, नॉर्मल पेंटेन। फिर हमने क्या किया, ये ले लिया सेकेंडरी मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है ना, सेकेंडरी मिथाइल, और देखिए आपका है ब्यूटेन, ठीक है, सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन ले लिया, तो ये आपको ये जो है आपका सेकेंडरी मिथाइल, तो ये सेकेंडरी हो गया आपका। फिर हमने एक ये ले लिया, ये देखो अगर इसको 1 2 3 करते हैं तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन ले लिया, कुछ इस तरह से। तो देखो बेटे जैसे देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 5 है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 5 है, समझना बात को, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी 5 है, बट बेटे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो क्या ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 2 ब्रांच आ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, क्योंकि इनका सरफेस एरिया बेटे क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये इसका सरफेस एरिया कुछ ये रहेगा आपका, देखो ये इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा रहेगा, उस तरह से रहेगा। सो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज सरफेस एरिया डिक्रीजेज, एंड सरफेस इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेज। तो देखिए जरा से आप लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्केन्स आर लेस। ये सेकेंडरी हो गया, बात समझ रहे हो, ये आपका टर्शियरी और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्केन्स आर लेस एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्केन कंटेनिंग सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, समझ के बाद। तो और एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन, अभी मैंने बताया था सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन क्या है, सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन, सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन, ये लिए 2,2 है ना, टर्शियरी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, देखो तो दिस इज टर्शियरी, दिस इज टर्शियरी 2,2 टर्शियरी 2,2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन है यहाँ पर, देखो नंबरिंग की आपने 1 2 3 प्रोपेन, ठीक है, राइट। और ये आपका नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन। अभी मैंने यही चीज़ दिखाई दी आपको, आप जरा चेक करो, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, अब पढ़ते हैं इसको, जरा ध्यान देना। अच्छी एक चीज़ बताइए, यहीं से बता दो बेटे, अभी मैंने बताया आपको इधर जाने से ब्रांचिंग बढ़ रही तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। देखो अब लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन 301 केल्विन है, इसका 301 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एंड टर्शियरी 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये है आपका, इसका आपका 309 केल्विन है, देखो 301 था, देखो 301 एक्सपेरिमेंट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी मिथाइल ब्यूटेन इज 301, सेकेंडरी मिथाइल 301 एंड टर्शियरी 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 282.5 है ना बेटे, वही तो ये कैसे हो गया, क्या करते हैं जनाब आप क्या करते हैं जनाब आप, 282.5 केल्विन हो गया, ठीक है। आर लेस देन द नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन 309 है केल्विन, ये देखिए जनाब क्लियर डेटा आपके सामने। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, फिर कम हुआ, फिर और भी कम हो गया। सो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, राइट, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। सो ये सब हो गया। द रीजन फॉर डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्राइमरी टू टर्शियरी कैन बी गिवन एज अंडर एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज देयर, है ना, there occurs a decrease in contact surface area, due to decrease in contact surface area intermolecular force decreases, thus less amount of energy is required to convert liquid into vapor state। भैया कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने, ओके। तो ये सारी कहानी यहाँ पर देखो फिर से वही लिखी हुई है। यू कैन मेक द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बाय हैविंग लुक ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, है ना, 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स, पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, अभी मैंने बताया। इट इज ऑब्जर्व दैट पेंटेन हैविंग ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट 309.1 केल्विन, वेयर एज द 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन looks boils at 282 point, अभी दिखाया, with the increase in number of branch chains. The molecules attains the shape of a sphere. This results in smaller area of contact and therefore weak intermolecular forces between spherical molecule which are overcome at relatively lower temperature.
सिंपल। तो हर चीज़, हर एक लैंग्वेज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या नंबर ऑफ कार्बन, राइट। बोलो बेटा। और अगर डिफरेंट मोलर मास है तो आप नंबर ऑफ कार्बन से डिसाइड कर लो। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पर अगर देखो कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन है, तो इनके डिफरेंट मोलर मास होंगे तो सीधे कार्बन से डिफाइन कर लो, नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ। और ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे तो मोलर मास भी ज़्यादा ही होगा। तो देखो इसका ज़्यादा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। और देखें इफ मोलर मास इज सेम तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग अभी मैंने बताया था। जैसे आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्मल हेक्सेन। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ। नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। आइजो हेक्सेन कैसा होगा देखो। आइजो नियो सब बता चुका हूँ आपको। आइजो में क्या करना है बेटा बताओ। नॉर्मल है, आप कितना 6 का है तो आप क्या करो, उससे 1 कम कर दो, n-1, तो 1 2 3 4 5, सेकेंड नंबर पे कार्बन लगा दो तो आइजो बन जाता है। नियो में क्या करते हैं, जितना ही नॉर्मल होगा उससे 2 कार्बन कम कर लो, तो 2 कार्बन कम कर लिया तो 4 हो गया, और आपका सेकेंड नंबर पर वो दोनों कार्बन लगा दो तो आपका नियो बन जाएगा। और ये नॉर्मल ब्यूटेन है, तो एक नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब कितने बेटे, 4 कार्बन जी। अब बेटा बताओ, एक चीज़ बताओ, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 6, यहाँ भी n6 है, यहाँ भी n6 है, बट यहाँ पर n4 है। तो इसका मतलब इसका मोलर मास सबसे कम होगा, इसका मोलर मास सबसे कम है, इसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो ये लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो गया इसका। कहानी समझ रहे हैं आप। अब बात आती है इनकी। तो जैसे आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो बेटा, तो इनके मोलर मास सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो सेम नंबर ऑफ कार्बन, तब क्या देख लो, ब्रांचिंग देख लो। तो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी, इसकी है। तो ये आपका ए था, ये बी, ये सी और ये डी। अब बेटा बताओ, तो अब जैसे ए से सी तक जाओगे तो मोलर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो सबसे कम पहले से ही, क्योंकि इसके पास नंबर ही ऑफ कार्बन ही कम है, मोलर मास इसका सबसे कम है। इनका सबका मोलर मास बराबर है, तो ब्रांचिंग देखो, इसमें तो सी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया, उससे ज़्यादा ए का होगा, और सबसे ज़्यादा ए का होगा, उससे ज़्यादा बी का होगा, सबसे ज़्यादा ए का होगा। तो ए सोचो, ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ABCD, ये आपके सामने है, ठीक है। और ऐसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटे, किसकी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्री। जितना ज़्यादा सिमेट्री होगा उतनी अच्छी पैकिंग होती है आपस में। भाई मेल्टिंग किसकी बात करो, मेल्टिंग सॉलिड की बात करो, है ना, कुछ इस तरह कंपाउंड्स की बात करो, तो क्या होगा कि ये उतनी ज़्यादा इसकी क्या होगी, पैकिंग होगी। पैकिंग जितनी अच्छी होगी उसका मेल्ट करने के चांसेस उतने क्या होंगे, कम होंगे। तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री उतनी अच्छी पैकिंग होने की चांसेस होंगे, उतना अच्छा आयनिक क्रिस्टल आपका बनेगा, सॉलिड क्रिस्टल आपका अच्छा से बनेगा। सो मोर पैकिंग, इफेक्टिव पैकिंग जिसमें होगा उसकी सिमेट्री अच्छी होगी, उसमें इफेक्टिव पैकिंग होगा, अच्छी पैकिंग होगी, और मोर सिमेट्रिकल अल्केन होगा, मोर मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे ये है और ये है, विच वन इज मोर सिमेट्रिकल, दिस इज मोर सिमेट्रिकल। देखो ना आप यहाँ पे अच्छी पैकिंग हो पाएगी इसकी। सो दिस इज हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट, तो बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट, तो बी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता और इसका कम होता, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ गया, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता, कम, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। अगर यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता, ए मोर देन बी। बट मेल्टिंग पॉइंट में से सिमेट्री देखा तो दिस इज मोर सिमेट्रिकल, दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर सिमेट्रिकल, मोर मेल्टिंग पॉइंट। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ डेटा मैंने आपके सामने रखा है, यू कैन चेक आउट दिस डेटा। ये आपका देखो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके पूरा यहाँ तक चला गया 20 तक। और यहाँ पर मोलर मास सबके लिखे हुए, मोलर मास सबके बढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। बॉइलिंग पॉइंट पे आप देखोगे सबका बढ़ रहा होगा, और यहाँ पर आपके मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर दिया हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर आपको दिखेगा वो किसकी वजह से दिखेगा, आपको कंपाउंड स्ट्रक्चर बना के उसकी सिमेट्री चेक करनी होगी। मोर सिमेट्री आ गया, मोर मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये कुछ डेटा है, यू कैन चेक इट आउट दिस डेटा। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन अल्केन्स, कुछ इस तरह से आ गया। अब हम जो बात करेंगे बेटे, वो हम किसकी बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। विल डिस्कस व्हाट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब अल्केन का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से बेटे डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अल्केन्स की, तो अल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन बता ही चुका हूँ कि एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई पोलैरिटी इस पर नहीं होता है ना। तो और चूँकि सिंगल बॉन्ड ही है इसलिए अपना इनर्ट नेचर शो करते हैं ज़्यादातर। तो ये ना तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ना रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, बट कुछ सर्टेन रिएक्शंस देते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो अल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हाउएवर दे अंडरगोज द सर्टेन रिएक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये कुछ रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शंस वगैरह हम सब देखेंगे वन बाय वन करके बेटे ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, तो हम अल्केन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात स्टार्ट करेंगे कि भाई इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग बढ़िया से देखेंगे। अल्केन में सब्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या होगा, अल्केन ये RH होता है, ये H निकलेगा और यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप आएगा, लाइक ग्रुप G है, यहाँ G लग जाएगा, G आया तो बताओ बेटा H का सब्स्टिट्यूशन हो गया G के थ्रू, तो इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऑर्डर की बात करें, अगर हम
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हम ऑर्डर की बात करते हैं। जनरली यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात होती है बेटे, क्योंकि इनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, नॉन पोलर होते हैं, तो उसमें आपका होमोलाइसिस या फ्री रेडिकल का चांसेस ज़्यादा होता है। जरा देखिएगा, मान लो हमने कहा कि हमारे पास 3 कंपाउंड्स इस तरह के हैं। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, जरा देखिएगा। मान लो हमने कहा कि सपोज हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, देखिएगा बेटा ध्यान से। हमने कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है यहाँ पर, और ये CH3 इधर, ठीक है। जरा देखना, क्या ये 2 डिग्री कार्बन है? यस बिल्कुल है। क्या ये आपका 1 डिग्री कार्बन है? यस बिल्कुल है। क्या ये आपका 3 डिग्री कार्बन है? यस बिल्कुल है। 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, इसको हम 1 डिग्री से 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे, 2 डिग्री से अटैच को हम 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। एक बार हाइड्रोजन निकालो इनके और जरा देखो क्या बनेगा, चेक करना, ठीक है। फ्री होमोलाइसिस करा लो, ऐसे है देखो यहाँ पर होमोलाइसिस करा लो इनका, इस तरह से, इस तरह से होमोलाइसिस कराया हमने, H निकल गया और उसको जो बचा वो हम ये देखिए यहाँ पर आया, इसका कराया हमने, देखो ये आया, ये आया, इसका हमने कराया बेटे, तो देखो ये आया, ये इधर होमोलाइसिस इसका होगा बेटे, इसका नहीं होगा, यहाँ तो कार्बन ही है ना, यहाँ पर होगा इसका, इस तरह से यहाँ रेडिकल आया कुछ इस तरह से। क्या ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है? यस। क्या ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है? यस। क्या आपका ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है? यस। और आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ जो फ्री रेडिकल होता है बेटे, हायर डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी होता है। तो भैया वो जल्दी निकलेगा जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। तो बताओ ज़्यादा ईज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का कौन से डिग्री का होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन देगा? अगर ये वाला आराम से निकले क्योंकि ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये बात बेटे समझ में आती है कि नहीं आती? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बात करें अगर हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो जो जितना ज़्यादा डिग्री का हाइड्रोजन है उसका सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस भी उतना ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो उतना ही अच्छा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा तो ज़्यादा ईजी होगा उसको निकलने में। यस राइट। तो देखिए यहाँ पर बात करें अगर 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स कैन बी रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस करें बाय हैलोजन, तो हैलोजन से रिप्लेस करेंगे, या फिर नाइट्रो ग्रुप, या फिर सल्फोनिक ग्रुप, है ना। हमने कहा था कि आप RH है इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो किसी ग्रुप से, G से, तो यहाँ Rg आ जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, ये ऐड कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये ग्रुप आपका नाइट्रो हो सकता है, हैलोजन हो सकता है, या फिर सल्फोनिक हो सकता है, एसिड ग्रुप हो सकता है, राइट। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया। हाइलोजनेशन टेक्स प्लेस either at higher temperature 570 to 773 और in presence of diffuse sunlight और UV light, है ना, HNU या UV, है ना, या फिर हाई टेम्परेचर पे हम बात करते हैं, तभी बॉन्ड ब्रेक होता है और होता है। लोअर अल्केन्स कैन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, जो लोअर आपके अल्केन्स होते हैं वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। दीज रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स आर सब्स्टिट्यूटेड आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ हैलोजनेशन की बात अगर हम कर लें बेटे, सो एट वेरी हाई टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन और सनलाइट, अल्केन्स रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। सिंपल, अल्केन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके RX अल्काइल हैलाइड बनाता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, HNO के प्रेजेंस में, हीट या हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में। द फिनोमेना इज कॉल्ड हैलोजनेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स फॉर हैलोजनेशन F2, फिर क्या था Cl2, फिर Br2, फिर I2। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बेटा किसके लिए होता है? फ्लोरीन के लिए होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। अब बोलोगे सर FF बॉन्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है, फिर ये ज़्यादा रिएक्टिव कैसे हो गया? समझाते हैं, बात करते हैं अभी किस तरह से कैसे क्या होगा बेटे। बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में होता क्या, जब हम फ्लोरिनेशन की बात करते हैं बेटा, जब यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखो H को निकालेगा और F आ जाएगा तो CH3 बन गया। फिर ये रिएक्शन जैसे ही होता है बेटे, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई कैटलिस्ट वैटलिस्ट भी जरूरत नहीं होती, जैसे CH3 बनेगा रिएक्शन और आगे बढ़ेगी, पता है इस कार्बन को पूरा एकदम टकला कर देगा, मतलब पूरा कार्बन को अलग कर देगा, जितने हाइड्रोजन है जितने फ्लोरीन सब निकल जाएंगे बाहर। इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि सारे बॉन्ड को तोड़ डालता है, ये सारे के सारे बॉन्ड को तोड़ डालता है। मतलब अगर जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पर CH3F है और आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सारे बॉन्ड टूटे मिलेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ हाई रिलीज एनर्जी, दिस इज बिकॉज ऑफ हाई रिलीज एनर्जी। दैट्स वाई जो F2 के साथ रिएक्टिविटी होता है इसका बहुत ज़्यादा होता है।
तो हम बनाना तो अल्काइल हैलाइड चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें टकला कार्बन नजर आ गया। तो जो हम चाह रहे थे वो बने नहीं बेसिकली। इवन कि इसमें कैटलिस्ट की जरूरत भी नहीं है। सोचो ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटे। कहानी बात समझ में आती है कि नहीं आती है बेटे? तो कुछ इस तरह से इस बात को समझना होगा आपको। तो ये इसलिए जब हम बात करते हैं फ्लोरिनेशन की बेटा, तो फ्लोरिनेशन हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं देता है, वो कार्बन को टकला करके अलग कर देता है। सो एज फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज हाईली एक्टिव अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन डज नॉट नीड अ कैटलिस्ट। सीधे सीधे ये बनाता है, ठीक है। कुछ तो जैसे फोटो हैलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो RH था, यहाँ से X आया, RX बना दिया, HX निकाल दिया। बट फ्लोरिनेशन इज अनकंट्रोलेबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मोनोहाइलोजिनेशन। आप चाहो कि आप यहाँ से CH3F एक्चुअली में बना लो तो ये यहाँ तक बनेगा तो, बट यहाँ आप रोक नहीं पाओगे उसको, अनकंट्रोलेबल होगा, हाईली जैसे ये बनेगा इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि सबको तोड़ के देखो यहाँ पर C बना दिया और 4HF निकल गया। बैलेंस कर लो। हाँ, अगर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा मैंने दिया है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा रिएक्शन कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको आपको नाइट्रोजन यूज़ करना पड़ेगा। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट पे अगर रिएक्शन करवाओगे तो थोड़ा सा कंट्रोल होगा, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसके प्रेजेंस में ये सिस्टम के इनर्टनेस को बढ़ाएगा। ये बोल बेटे, यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? बोलो ना बेटे। तो अब जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। किसकी बात करने जा रहे हैं? क्लोरीन। फ्लोरिनेशन समझ गए? फ्लोरिनेशन में बेटे आपको टकला कार्बन मिलने वाला है, अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, RF तो बनेगा, बट इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि जितने बॉन्ड सबको तोड़ के कार्बन को एकदम अलग करके साइड कर देगा। तो क्या मतलब, क्या अल्काइल हैलाइड बना पाए हेलोजिनेशन के थ्रू? फ्लोरिनेशन के थ्रू नहीं बना पाए। अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, दैट विल वेरी डेंजरस टू अस ऑल्सो। अब देखते हैं कि क्लोरिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में क्या होगा, आयोडीनेशन में क्या होगा, और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, दैट वो हम सबको अभी समझना होगा। राइट बेटे? चलिए तो बात करते हैं बेटे किसकी? क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन की। तो चलिए अब देखते हैं बेटा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। देखिए इसका मैंने लिख रखा है मैकेनिज्म, और देखिएगा जरा ध्यान से कैसे क्या हम लोग करेंगे। इसमें देखो क्या है ना बेटे कि अगर आप बात करें क्लोरिनेशन ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन, स्पेशली CH4HCl2 है, यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, राइट। तो अगर एक H निकला और एक Cl निकला तो यहाँ एक Cl बचा और यहाँ CH3 हो गया, तो CH3Cl बना देगा, क्लोरोमीथेन और HCl निकल गया। फिर आप यहाँ से एक HCl निकाल दो, जरा देखो, तो यहाँ से एक HCl निकाला आपने बेटा, ये देखिए, तो HCl निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा? CH2 और एक Cl और आ गया, तो CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। फिर आप यहाँ से एक HCl निकालें बेटे, तो यहाँ से एक HCl निकल गया, तो यहाँ पे एक Cl बचा और तो ये CH बचा, तो CHCl3 हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो। देन इसके बाद फिर देखो आपने इस CHCl3 का रिएक्शन Cl2 से कराया, तो यहाँ से फिर से एक आपने HCl निकाल दिया, देखिए ये HCl निकाल दिया, यहाँ से HCl निकाला तो क्या बच गया? देखो यहाँ पे CCl3 और इसका एक Cl बचा, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा, राइट। तो CH4 की रिएक्शन जब आप Cl2 से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो CH3Cl बनेगा, फिर CH3Cl Cl2 से रिएक्ट करेगा, CH2Cl2 बनाएगा, फिर CH2Cl2 Cl2 से रिएक्ट करेगा, CHCl3 बनाएगा, फिर CH3Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, CCl4 बनाएगा, और यहाँ से कुछ ये आपका हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन का प्रोसेस होगा, ठीक है, जिसको आप क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन भी बोल सकते हैं, इसको आप क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन भी बेटे बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वही चीज़ें हमने बताई आपको, क्लोरिनेशन इन क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हाई टेम्परेचर 573 से लेकर 673 केल्विन तक टेम्परेचर हम लेते हैं। सो अल्केन्स रिएक्ट विथ Cl2। एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट और 573, मीथेन जो है वो रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और आपका क्लोरोमीथेन बनाता है। और इसके बाद जैसे क्लोरोमीथेन बनता है, अगेन दिस रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन दिस टेम्परेचर रेंज और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, CH2Cl2 बनाता है, फिर CH2Cl2 Cl2 के साथ रिएक्ट करके CHCl3 बनाता है, फिर CHCl3 Cl2 के साथ रिएक्ट करके CCl4 बनाता है। बोलो बेटे, कहानी यहाँ तक समझ में आती है क्या? क्लियर है? अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी देखेंगे। अब देखो एक बार पहले समझो बात को। जैसे ये देखो CH3CH3 है, Cl2 के साथ रिएक्ट किया तो CH3CH2Cl बना देगा और HCl बना देगा, और उसके बाद फिर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी, और हमको पता है कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि जैसे इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हैलोजेंस इज दिस। फ्लोरिनेशन सबसे तेजी से होगा, उससे कम क्लोरिनेशन, उससे कम ब्रोमिनेशन, और सबसे देखो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आयोडीन, तो सबसे लास्ट में आपका आयोडीनेशन होता है।
रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बताया था ना कि 3 डिग्री अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो आपका 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, ये वाला मोर स्टेबल होता है। अगर आप 2 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो बेटा आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा लाइक दिस। अगर आप 1 डिग्री करोगे तो बेटा आपका यहाँ पर कुछ 1 डिग्री बनेगा लाइक दिस। बात समझ रहे हो बेटे? तो इन दैट केस आपका पता है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे कम होता है। स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। मैंने आपको अभी इसके पहले जस्ट बताया था अभी। तो रिप्लेसमेंट का ऑर्डर जो एसएन देने का ऑर्डर होगा 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन का, और सबसे कम 1 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर वही लिखा है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज 3:1। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, राइट। एंड आयोडिनेशन, जैसे आपने देखा कि फ्लोरिनेशन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम क्लोरिनेशन, उससे कम ब्रोमिनेशन, और आयोडिनेशन इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस। तो ये बहुत फास्ट है, यहाँ से ये अल्काइल के साथ रिएक्ट करके कार्बन को टकला कर देता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, वेरी वेरी स्लो, और ये रिवर्सिबल भी होता है। तो इसकी बात भी हम अभी करेंगे। तो यहाँ से जो हमें तो इसका मतलब फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन में बेटा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है अल्काइल हैलाइड को बना पाना। यहाँ से तो खैर बनता ही नहीं है, यहाँ से बनेगा भी तो, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। अभी समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। और अगर आप आयोडिनेशन कराना चाहते हो तो आपको सोल्यूशन के अंदर HiO3 या HNO3 डालना होगा। इससे क्या होता है कि जब आप HiO3 डालोगे तो बेटा ये जो HI यहाँ पे देखो CH4 है, I2 के साथ रिएक्ट किया तो देखो यहाँ से HI निकल गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH3I बन गया। अब ये HI अगर आप इसमें HNO3 या फिर HiO3 डाल दो तो बेटा ये HI के साथ रिएक्ट कर जाता है, ये रिएक्ट कर जाएगा और कुछ ये बना देता है I2। तो इसका मतलब ये कंज्यूम होने लगेगा, HI कंज्यूम होने लगेगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, तो इसको इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगा, और अगर फॉरवर्ड जाएगा सो इन दैट केस इसका यील्ड बढ़ेगा और कुछ बन सकता है बस। तो अगर आप आयोडिनेशन कराना चाहते हो तो यू हैव टू यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 या फिर HNO3, जो कि HI को डिस्ट्रॉय करेगा, इससे कॉन्सेंट्रेशन को कम कराएगा, सो दैट रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और भी बात करेंगे भी, इतना समझो पहले। सो फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, आयोडिनेशन इज वेरी स्लो एंड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 या HNO3, तब ये कुछ हो सकता है, बट उतना सिग्निफिकेंट बात नहीं हो पाएगी जितना क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन में होगी। तो इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, मेजरली हमें इन दोनों की बात करनी होती है। सो हैलोजेनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स, नेमली इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो जब हम बात करते हैं बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स यूज करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले हम हैलोजेनेशन ऑफ मीथेन का मैकेनिज्म देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें भी और भी अच्छे से भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कैसे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग अभी। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, समझना जरा सा। तो अभी हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन, फ्री रेडिकल स्टेप्स आएंगे इसमें, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होंगे इसमें। देखो CH4 से CH3Cl बना था, फिर CH2Cl2 बना था, फिर CHCl3 बना था, फिर CCl4 बना था। तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर नोन एज चेन रिएक्शन एंड ऑल फ्री रेडिकल रिएक्शंस फॉलो 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं बेटे, है ना, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। और देखिए क्या मैकेनिज्म होगा, ये पूरा प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक कैसे हुआ, थोड़ा इस बात को समझें आप और देखें जरा ध्यान से। देखिएगा इनिशिएशन में क्या होगा बेटा कि जब आप सनलाइट या हीट या UV लाइट यूज़ करोगे तो Cl2 जो है रेडिकल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से होमोलाइसिस हो जाएगा इसका, और ये फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा। इनिशिएशन ये हो गया। प्रोपोगेशन में क्या होगा कि जैसे बेटा ये आपका Cl रेडिकल बना, तो आप रिएक्शन क्या कराना चाहते हो, CH4 का रिएक्शन Cl2 से कराना चाहते हो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट और UV लाइट। तो पहले तो आपका CH3Cl बनता है, HCl बनता है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहले क्या होगा, तो पहले तो इसमें जो Cl2 था ये Cl रेडिकल दे देगा, उसके बाद ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, समझना। जब ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, देखते जाइएगा बेटे, तो देखो CH4 ये है, तो इसको हम CH3H लिख दें ऐसे। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसके साथ HCl निकल जाएगा बाहर, ये देखिए ऐसे, और CH3 रेडिकल बच जाएगा। देखिए ये CH3 रेडिकल बन गया। ओके, जैसे CH3 रेडिकल बना, समझना, तो फिर Cl2 तो और भी भाई Cl2 के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो फिर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ ऐसे करेगा। देखिए आप देखते जाइएगा ध्यान से, इसको होमोलाइसिस करा देगा ये। तो यहाँ पे CH3Cl बन जाएगा और Cl रेडिकल अलग हो जाएगा। जैसे CH3Cl बना, तो अब जरा इसको देखें, इसको CH2Cl और एक जैसे लिख लें, चलेगा CH3Cl ऐसे ही। फिर ये अब ऐसे होमोलाइसिस होगा और यहाँ से बेटा HCl निकल जाएगा। तो देखो आपका CH2 के साथ एक रेडिकल बच जाएगा, तो देखो CH2 रेडिकल और HCl, समझते जाना। फिर जैसे ये रेडिकल बना, फिर ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा लाइक दिस, Cl रेडिकल ऐसे, और ये Cl यहाँ चला जाएगा, तो CH2Cl2 बन जाएगा। देखो CH2Cl2 और ये Cl रेडिकल आगे हो जाएगा। देखते जाइए मैकेनिज्म, ये सारे के सारे स्टेप्स आपके प्रोपोगेशन स्टेप हैं। ये आपका इनिशिएशन था, दिस इज प्रोपोगेशन। देखते जाए आप।
फिर जैसे ये बनाइए तो देखो यहाँ पर Cl2 ऐसे रखें, इसको CH और H ऐसे लिख लें। देखो ये रेडिकल आपका यहाँ पर ये होमोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ से फिर से HCl निकल जाएगा और CHCl2 रेडिकल बन जाएगा। देखिए जैसे CHCl2 रेडिकल बना, ये Cl2 के साथ फिर रिएक्ट करेगा लाइक दिस, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर ये Cl2 रेडिकल फिर जाएगा, CHCl3 बना देगा, देखिए ये, और Cl रेडिकल बाहर आ जाएगा। CHCl3 फिर से आप इसको ऐसे लिख लें, Cl3 ऐसे लिख लें, इसको H ऐसे लिख लें, और देखिए बेटा फिर से यहाँ पे HCl के साथ निकल जाएगा और आपका CCl3 रेडिकल बन जाएगा। CCl3 रेडिकल फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये कुछ इस तरह से देखिए यहाँ जाके CCl4 बना देगा, Cl रेडिकल ये। और ऐसे फिर से ये जो Cl रेडिकल यहाँ पर निकल रहे हैं, फिर से देखो CH4 के और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर यहाँ जाएगा और ऐसे करके रिएक्शन को आगे बढ़ाते चला जाएगा। अब बात ये आती है कि आप कैसे ध्यान रख पाओ इस चीज़ को, समझाता हूँ कैसे, बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो कैसे क्या करना है, अगर समझना, ये तरीका समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको बहुत आसानी से समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन अगर न्यूट्रल है, ये देखो न्यूट्रल है, यहाँ पर Cl2 न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पे ये रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। कार्बन अगर न्यूट्रल है तो Cl रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल है तो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब एक न्यूट्रल होगा एक रेडिकल होगा। तो अगर कार्बन है तो उसके साथ कार्बन अगर न्यूट्रल है तो Cl रेडिकल आ जाएगा, Cl2 न्यूट्रल है तो कार्बन रेडिकल उसके साथ आएगा। देखते जाओ कैसे, जरा देखना, इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ सो दैट कि आप रिएक्शन को बहुत प्रॉपर तरीके से स्मूथ वे में आगे बढ़ाएं। देखिए जरा सा, कार्बन न्यूट्रल है, देखो कोई चार्ज नहीं है, तो कार्बन न्यूट्रल है तो उसके साथ रेडिकल Cl रेडिकल जाएगा। देखो ये जो जनरेट हुआ यहाँ से, देखिए Cl रेडिकल कुछ नहीं है, Cl निकाल दो, देखो बच्चा CH3 रेडिकल, फिर इसको आगे ले जाओ। अब कार्बन पर रेडिकल है तो Cl2 के साथ करेगा, तो एक रेडिकल है तो दूसरा न्यूट्रल होगा, एक न्यूट्रल है तो दूसरा रेडिकल होगा, और एक कार्बन का दूसरा Cl का होगा, बस ऐसे समझो। तो कार्बन Cl का कॉम्बिनेशन ले जाओ, कार्बन न्यूट्रल तो Cl रेडिकल ले लो, Cl न्यूट्रल है तो कार्बन रेडिकल ले लो और आगे बढ़ाते जाओ। बढ़ाए चलो स्टार्ट। देखो CH4 न्यूट्रल है, Cl रेडिकल लिया, HCl निकाल दिया CH3 रेडिकल। अब CH3 पर कार्बन पर रेडिकल आ गया तो न्यूट्रल हेलोजन देखो क्लोरीन, तो Cl2 से ले लिया, तो एक Cl यहाँ अटैच हो गया, CH3 Cl बन दिया, Cl रेडिकल आ गया, फिर इसको आगे ले जाओ। अब कार्बन न्यूट्रल है तो Cl रेडिकल के साथ जाएगा, तो देखो यहाँ से Cl रेडिकल, यहाँ से HCl निकाल दिया और यहाँ पे क्या बन गया CH2Cl रेडिकल। अब CH2Cl रेडिकल बना तो बेटा बताओ, अब इस पर रेडिकल है तो Cl2 आएगा न्यूट्रल वाला, तो इसके साथ क्या हो गया, एक Cl लग जाएगा तो CH2Cl2 बना देगा। अब ये CH2Cl, अब कार्बन देखो न्यूट्रल है तो Cl रेडिकल के साथ जाएगा, Cl रेडिकल के साथ गया, बताओ बेटा, तो यहाँ से HCl निकाल दिया, यहाँ पर से आपका CHCl2 रेडिकल बन गया। फिर कार्बन पर रेडिकल आ गया तो अब ये क्लोरीन न्यूट्रल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से बेटा एक Cl लग जाएगा तो CHCl3 बन जाएगा, Cl रेडिकल अलग हो जाएगा। फिर ये CH3 कार्बन न्यूट्रल है तो Cl रेडिकल के साथ जाएगा और यहाँ से एक HCl निकाल देगा तो आपका CCl3 रेडिकल बन जाएगा। कार्बन रेडिकल बन गया तो बताओ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से बेटा एक Cl इसको दे देगा, CCl4 बन जाएगा। बताओ तो क्या एक छोटा सा ये पार्ट अगर आप ध्यान रखें बेटा तो क्या प्रॉपर रिएक्शन एक बार इसको समझने के बाद दोबारा बेटा इस कॉन्सेप्ट को लगा के अब बनाना, आप यहाँ से यहाँ तक सारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली इसका पूरा मैकेनिज्म लिख लोगे। ये मैंने तरीका बनाया, मैंने खुद सोचा इस तरीके को, क्या आप इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो बेटे। अब टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो रेडिकल्स डेवलप हो सकते थे वो डेवलप होंगे और आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और रेडिकल जब खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो उसमें ये दिखाया गया, देखो क्या टर्मिनेशन में Cl आपस में मिलकर Cl2 बना दिया। अब CH3 रेडिकल बना तो Cl के साथ CH3Cl बना दिया। और बेटा तो फिर देखो, और यहाँ पर जो CH3 रेडिकल बना था, देखो बना था कि नहीं बना था, या इसके और भी तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर CH3 मीथेन आपका इथेन भी बना देता है। यानी कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी बन जाता है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन भी साइड प्रोडक्ट बन जाता है, इथेन एज अ साइड प्रोडक्ट बन जाता है बेटे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइड प्रोडक्ट है ना, C2H6 भी बन जाता है बेटे, समझ रहे हो। तो इस तरह से जब ये सारे रेडिकल्स कंबाइन हो जाएंगे रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, बस ये आपका पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हो जाएगा बेटे। चलिए अब शायद समझ में आ गया होगा बहुत तगड़े तरीके से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। रेट की बात करें, F2 सबसे ज़्यादा होगा, I2 सबसे कम होगा, बहुत स्लो होगा, ये बहुत फास्ट होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, वेरी फास्ट होगा। तो भैया यहाँ पे तो कार्बन टकला होकर निकल रहा था, ये रिवर्सिबल था आपका, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था, कराते रहो दिनों महीनों। और चूंकि रिवर्सिबल है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट बनने लगेगा, तो यील्ड बहुत कम होगा, कोई मतलब नहीं बनता है। तो प्रॉपर यहाँ पर इन दोनों की बात करते हैं। सो ओनली क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन की बात हम प्रॉपर तरीके से करते हैं बेटे। चलो बताओ बेटा, क्या यहाँ तक ये कहानी जो भी समझाई समझ में आई क्या? अगर ये कहानी समझ में आ गई तो पूरा प्रॉपर मैं इसके नोट्स आपको दिखाता हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, फटाफट समझ जाएंगे। देखिए कैसे मैकेनिज्म, इनिशिएशन एक बार मैं रीड करता जा रहा हूँ, आप खुद देखते जाओ, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ और आप एक बार अच्छे से देख लो। चलिए पानी पीते पहले। देखिए जनाब, इनिशिएशन,
द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, अब आप ये पूरा फील कर पाओगे, जरा देखना पड़ना, क्योंकि सारा मैकेनिज्म समझा दिया हूँ। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन, करा दिया होमोलाइसिस का ऐसे, क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, द CCl बॉन्ड इज वीकर देन CC और CH बॉन्ड। तो जैसे CH4 भी था ना बेटे, तो उसमें जैसे इथेन होता तो उसमें CC बॉन्ड भी होता, अगर CH4 होता तो उसमें केवल CH बॉन्ड होगा। तो CH या CC बॉन्ड जो होते हैं, जो Cl बॉन्ड होता है इनसे वीकर होता है, इसलिए ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर का रिपल्शन भी आ जाता है बेटे इस तरह से। तो ये होमोलाइसिस के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, दैट्स वाई पहले Cl2 ब्रेक होता है, फिर उसके बाद आपके CH4 या अल्केन के बॉन्ड्स भी ब्रेक होते हैं। तो ये रीजन भी आप समझा। द CCl बॉन्ड इज वीकर देन CC एंड CH बॉन्ड्स एंड हेंस इजीएस्ट टू ब्रेक, हो गया ब्रेक, ये आपका इनिशिएशन हो गया। चलो अब आते हैं हम लोग प्रोपोगेशन में, देखते हैं। द क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक्स द मीथेन मॉलिक्यूल एंड टेक्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई इसका अटैक किया, देखो CH3 रेडिकल बना, HCl बना दिया बाय ब्रेकिंग CH बॉन्ड। बताओ बेटा इसका CH बॉन्ड ब्रेक हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको CH3 और H ऐसे था, तो देखो अब CH बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे अटैक करेगा, CH बॉन्ड को तोड़ेगा और HCl निकाल देगा। ये सब समझाया कि नहीं समझाया? टू जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल, ये देखिए विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। द मिथाइल फ्री रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक्स ऑन द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का दूसरे मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मीथेन के होंगे, तो ये जो है आपका क्लोरीन के साथ जाएगा। देखो कार्बन रेडिकल है तो Cl2 फ्री के साथ गया कि नहीं गया, न्यूट्रल के साथ, अभी बताया, तो ऐसे इसको तोड़ेगा। अब ये Cl यहाँ लग जाएगा तो CH3Cl बना देगा, अब यहाँ पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो द मिथाइल radical thus obtained attacks on the second molecule of chlorine to form CH3Cl with the liberation of another chlorine free radical by the homolysis of chlorine molecule। ये जरा देखिए, आगे देखें, अब देख लो, समझो सारी चीजें बेटा। द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड अबव रिपीट्स स्टेप्स ए एंड बी। अभी ए और बी स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे, रिएक्शन आगे बढ़ती रहेगी बेटा इसी तरह से कि भाई एक बार CH बॉन्ड टूटेगा और एक बार Cl बॉन्ड टूटेगा, यही ना Cl बॉन्ड, ये तो बताया था। एक बार यहाँ से H निकलेगा तो HCl निकल जाएगा और Cl टूटेगा तो Cl यहाँ पे ऐड होता जाएगा, ऐसे बॉन्ड रिपीट होते जाएंगे, प्रोपोगेशन होता जाएगा और फाइनली आप CCl4 बना लोगे, CCl4। ये मैकेनिज्म आपको दिखाई दिया है ना। सो द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेटेड अबव रिपीट स्टेप्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड देयर बाय सेट अप ए चेन ऑफ रिएक्शन। द प्रोपोगेशन स्टेप्स ए एंड बी आर दोज विच डायरेक्टली गिव प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ये सब, बट मेनी अदर प्रोपोगेशन स्टेप्स आर पॉसिबल and may occur. So two such steps are given below, explain how much highly hydrogenated products are formed। देखो CH2Cl2 बन गया ये, है ये स्टेप दिया, फिर आगे आप क्या बनाते थे, CHCl3 बनाते थे, फिर लास्ट में आप CCl4 बनाते थे। ये सारा मैकेनिज्म बता चुका हूँ कि नहीं बेटे, सारी चीज़। अब टर्मिनेशन में आ जाता है। द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर समटाइम्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ड्यू टू फॉलोइंग साइड रिएक्शंस। द पॉसिबल चेन टर्मिनेशन स्टेप्स आर, ये करा चुके हैं, ये कंबाइनों के देखो इथेन बनाया और ये कंबाइनों के CH3Cl बनाया। तो C में देखो ये CH3Cl, दो इन C CH3Cl ये बन रहा है, द वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, एक प्रोडक्ट में भी ये बन रहा था देखो, है ना, बट फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्ड एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। द अबव मैकेनिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन कैसे बन जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट ड्यूरिंग क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो यहाँ से पता चल जाता है टर्मिनेशन से कि भैया क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन में भी साइड प्रोडक्ट, एज ए साइड प्रोडक्ट आपका इथेन भी बन सकता है। सारी लैंग्वेज आपको एक एक चीज़ एकदम माइंड में घुस गई होगी ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इसका मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सारी चीज़ें, सारी टर्म्स कंडीशंस जो भी हैं आपने देख लिया यहाँ पर, सब कुछ तो बेटे बता दिया एकदम तगड़े से, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। बोलो नहीं बताया क्या बेटे? क्लियर हो गई ना कहानी यहाँ से यहाँ तक? अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन की। क्लोरिनेशन ऑफ हमने देख लिया, ये बात करिए जरा देखिए। तो अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन, सो ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ अल्केन विच इज सिमिलर टू क्लोरिनेशन रिएक्शन बट इट इज स्लो देन क्लोरिनेशन, राइट। आयोडीनेशन, अल्केन विथ आयोडीन गिव्स रिवर्सिबल, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन मिल जाता है। अब बता ही चुका हूँ, आयोडोमेथेन बनता है, जरा देखिए आगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने देख ली, क्लोरिनेशन कैसे, ब्रोमिनेशन जैसे क्लोरिनेशन होगा वैसे ही आपका ब्रोमिनेशन भी होगा बेटे, ठीक है। आयोडीनेशन जरा देखो क्या है कि अगर आपने आयोडीनेशन कराया बेटा तो H निकला, यहाँ पे I आ गया, जरा देखिए यहाँ पर जो CI बॉन्ड है दैट इज वेरी वेरी वीक बॉन्ड इन विथ रिस्पेक्ट टू CH बॉन्ड। तो अगर हम CH और CI बॉन्ड की बात करें, जरा देखना, CH और CI बॉन्ड की बात करें तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बेटे। तो स्ट्रॉन्ग से आप वीक बॉन्ड में जा रहे हो, आप स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहे हो बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि रिएक्शन बहुत कम इधर जाएगी। तो अगर ये स्टेबल से अनस्टेबल है तो अनस्टेबल तुरंत स्टेबल में जाना चाहेगा, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। तो भैया हमें तो चाहिए प्रोडक्ट, ये तो वापस रिएक्टेंट की तरफ जा रहा हो। अब अगर आप इसको प्रोडक्ट की तरफ बना रहे हैं तो जो HI बना है, दिस HI हैज टू बी कंज्यूम,
तो इसके लिए हम HNO3 या फिर HiO4 डालेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, देखो जरा सा, तो ये प्लस देखो यहाँ पर HNO3 है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसको ऑक्सीडाइज कर, देखो -1 से 0 हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो अब देखो I2 बन गया। तो HI का कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगा, देखो डिक्रीज होने लगा भाई। HI इसके साथ रिएक्ट किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगा, देखो डिक्रीज होने लगा। अकॉर्डिंग टू ली-चार्टिलियस प्रिंसिपल अब हमें HI के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, देखो, और इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर ये मिल सकता है। सो रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यील्ड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, बट उतना भी अच्छा नहीं होगा। और अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो चूंकि वीक बॉन्ड है, सो दिस इज मोर शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज इधर स्टेबल है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन इज शिफ्टेड मोर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बट अगर हम इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो कुछ हो सकता है, बट उतने सिग्निफिकेंट भी नहीं हो पाएगा, उतना सिग्निफिकेंट भी बेटे नहीं हो पाएगा। तो बताओ, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, बेटा सब कहानी क्लियर है क्या आपको? पूरी की पूरी कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको बेटे? बताएं आप जरा, क्या यहाँ तक बात समझ में आती है क्या यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और इसके बाद बात करेंगे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे मेजर और माइनर निकालेंगे, वो सारी बातें अब हम लोग तगड़े से करेंगे। हेलोजिनेशन में देख लो बेटा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कितनी तगड़ी चीज़ें हो सकती हैं, और किससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आप देख भी रहे हो। ओके, अब इसको बेटा एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए कैसे चुटकी में आप कराते हो, MCP MCB वगैरह के। देखो क्या है, रिएक्टिविटी रेशियो फॉर क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो आप पहचान लोगे। देखो डिफरेंट डिग्री पर बेटा रिएक्टिविटी रिएक्ट करने का जो रेशियो होता है वो भी अलग अलग होता है। अगर आप क्लोरीनेशन कराओ 1 डिग्री हाइड्रोजन का, 2 डिग्री हाइड्रोजन पे कराओ और 3 डिग्री हाइड्रोजन पे कराओ, तो आप क्या देख रहे हो, उनका जो रेशियो होगा 1:3.8:4.5, या फिर जनरली हम 5 लिखते हैं। मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन तो बाय डिफॉल्ट आप 5 ले लेना फिर, ठीक है, बट 4.5 भी होता है। तो अब बताओ बेटा, अगर 1 डिग्री के साथ करेगा तो 1 अगर करेगा तो 2 डिग्री के साथ 3.8 करेगा और 3 डिग्री के साथ 4.5 या 5 करेगा। मतलब इसके रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस 1 डिग्री या 2 हाइड्रोजन के लिए, मतलब कैसे समझ रहे हो ना बेटे, जैसे मान लो आपके पास एक RH है, अब ये हाइड्रोजन कुछ ना कुछ डिग्री होगा कि नहीं डिग्री होगा। अब इसका क्लोरीनेशन कराना चाहते हो तो क्या बनाएगा, RCl बनाएगा और प्लस HCl बनाएगा। मान लो RH है, इसका ब्रोमिनेशन कराना चाहते हो तो क्या होगा बेटे, RBr बनाएगा और प्लस HCl बनाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है बेटा, इसका कुछ ना कुछ डिग्री होगा कि नहीं डिग्री होगा। जब आप क्लोरीनेशन करा रहे हो तो ये हाइड्रोजन ये 1 डिग्री भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री हो सकता है। जब आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो हाइड्रोजन का कोई ना कोई डिग्री जरूर होगा, 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है। अगर ये 1 डिग्री हुआ क्लोरीनेशन करेगा और 2 डिग्री हुआ तो उसका रेट रिएक्टिविटी 3.8 हो जाएगा, 3 डिग्री है तो 4.5 या 5 हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। बट ये वैल्यू ध्यान रखना, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। बट अगर आप ब्रोमिनेशन करो तो यहाँ पे एक चीज़ क्या नजर आ रही है, क्योंकि ये 1 डिग्री के साथ करेगा तो 1 होगा, और अगर 2 डिग्री के साथ करेगा तो सीधे 80 या 82 हो जाएगा। बाई डिफॉल्ट आप 80 लेना। और अगर 3 डिग्री के साथ किया तो 1600, भैया जमीन आसमान का अंतर हो गया। यानी कि जो ब्रोमिनेशन है इसका अगर हम रेशियो देख लें तो बेटा 3 डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा है, मतलब दिस इज मोर सिलेक्टिव फॉर 3 डिग्री। मतलब ये अगर आप ब्रोमिनेशन कराओ अल्केन का तो ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव। देखो ना कितना ज़्यादा रिएक्टिविटी में डिफरेंस आ गया। बट क्लोरीनेशन में 1 है, यहाँ पे 3.8, यहाँ पर 4.5 या 5 है, यानी बहुत ज़्यादा रेशियो में डिफरेंस नहीं है। मतलब ये क्लोरीनेशन अगर आप अल्केन का करा रहे हो दैट इज नॉट सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव नहीं होगा। इसमें प्रोबेबिलिटी रूल फॉलो होगा कि मतलब कहाँ पे कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। बट जो ब्रोमिनेशन है वो मोर सिलेक्टिव है। अगर उसके पास एक 1 डिग्री वाला होगा और एक 3 डिग्री वाला होगा, बताओ बेटा कहाँ पे खटाक से जाके करेगा, यहाँ पे करेगा जाके। बट अगर क्लोरीनेशन की बात करें, एक 1 डिग्री 2 डिग्री तो दोनों पे कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ब्रोमिनेशन इज मच मोर सिलेक्टिव और क्लोरीनेशन कह सकते हो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो नॉन सिलेक्टिव। उतना ज़्यादा सिलेक्टिव ये नहीं होता है, उतना ज़्यादा सिलेक्टिव ये नहीं होता है। तो जब हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 2 तरह के रूल फॉलो करते हैं। एक होता है आपका सिलेक्टिव रूल और एक होता है प्रोबेबिलिटी रूल। सिलेक्टिव रूल का मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे अटैक करेगा। मान लो ब्रोमिनेशन की बात करें, समझना, तो ये 1 डिग्री पे 2 डिग्री 3 डिग्री, मान लो 1 डिग्री पे 2 डिग्री 3 डिग्री, कहाँ पे जाके अटैक मार देगा, मुंह मारेगा, 3 डिग्री पे मारेगा। सो मोर सिलेक्टिव हो गया। प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है कि कहाँ पे चांसेस बन सकते हैं अटैक के। तो बेटा सिलेक्टिव रूल देखो, यहाँ पे 2 तरह के रूल होंगे, मैं एक बार लिखूंगा, 2 तरह के रूल होंगे। एक सिलेक्टिव रूल होगा, समझ लो पहले यहीं पर, सिलेक्टिव रूल होगा, और एक आपका प्रोबेबिलिटी होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, सिलेक्टिव मतलब एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो बताओ बेटा, समझना। और इसका मतलब क्या है कि ऑल पॉसिबल प्लेस।
ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्लेसेस जितने हो सकते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है बात आप ये समझ गए होंगे। तो बेटा बताओ, अगर हम क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन में जहाँ जहाँ पॉसिबल प्लेसेस होंगे अलग अलग डिफरेंट, वहाँ सब जगह अटैक मार देगा क्योंकि रिएक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बट अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें बेटे तो ब्रोमिनेशन एक पर्टिकुलर प्लेस पर अटैक मारेगा जो ज़्यादा जिसकी रिएक्टिविटी होगी वहाँ पे, तो बेटा 3 डिग्री पर ज़्यादा होगा। 3 और 2 में बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे, 1 और 2 की बात करेंगे तो 2 की बात करेंगे, 1 और 3 की बात करेंगे तो 3 की बात करेंगे। सो आप कह सकते हो ब्रोमिनेशन इज सेलेक्टिव ए पर्टिकुलर प्लेस पर अटैक है। बट क्लोरीनेशन की बात करें बेटा तो प्रोबेबिलिटी जितने पॉसिबल डिफरेंट प्लेसेस आपको मिलेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के, वहाँ पे अटैक मारेगा, मुँह मारेगा, हर जगह मार सकता है। बट ब्रोमिनेशन हर जगह नहीं मारेगा, जगह देख के काम करेगा। तो कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए जरा सा क्या है। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन की बात अगर हम करें तो सिलेक्टिव रूल फॉलो करता है और प्रोबेबिलिटी रूल। अटैक एट ए पर्टिकुलर प्लेस, अटैक ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्लेसेस, लिख दिया मैंने। क्लोरीनेशन फॉलोज सिलेक्टिव एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। सिलेक्टिव मतलब 1 डिग्री में भी कर रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस में, 2 डिग्री के भी एक पर्टिकुलर प्लेस में कर रहा है, 3 डिग्री के भी एक पर्टिकुलर प्लेस में कर रहा है, और हर जगह कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस में। तो सिलेक्टिव एज वेल एज पॉसिबल प्रोबेबिलिटी रूल। बट ब्रोमिनेशन हर जगह नहीं कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर प्लेस में ही कर रहा है। सो ब्रोमिनेशन फॉलोज सिलेक्टिव रूल ओनली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंड इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन स्टेबल फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड। स्टेबल तो ब्रोमिनेशन की जब बात करोगे तो स्टेबल फ्री रेडिकल जो ज़्यादा होगा वहीं पर बात करेगा। और स्टेबल कौन होता है? जो जिसका डिग्री ज़्यादा होगा और उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा, आपने देख लिया, तो मोर स्टेबल पे अटैक मारेगा ब्रोमिनेशन में। क्लोरीनेशन हर जगह पे मुंह मारेगा। रिएक्टिविटी अभी मैंने आपको समझा दिया हाइड्रोजन का। क्लोरीनेशन के लिए 1 डिग्री के लिए 1 है, 2 डिग्री के 3.8 है, और इसके लिए 3 डिग्री के 5 या 4.5 है। ब्रोमिनेशन की बात कर लें अगर हम 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 80 82 बाई डिफॉल्ट 80 होगा, और 3 डिग्री के लिए आपका 1600 बता ही दिया आपको मैंने। चलिए कैलकुलेशन ऑफ, अब समझो जरा सा, तो आप बात समझ गए। तो क्लोरीनेशन मतलब जब क्लोरीनेशन कराओगे बेटा तो जितने पॉसिबल डिफरेंट हाइड्रोजन दिखेंगे वहाँ पे आप करा दोगे, क्योंकि सिलेक्टिव एज वेल एज प्रोबेबिलिटी रूल दोनों को फॉलो करेगा। और अगर जब ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमिनेशन एक आप हायर डिग्री पे ही कराओगे क्योंकि मोर सिलेक्टिव होता है, वो आपने डेटा से भी देख लिया। ठीक है, अब 2 फैक्टर्स विच विल डिसाइड द परसेंटेज क्या क्या देखो जरा देख लेते हैं। पहला, नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री पे प्रेजेंट जो होगा 2 डिग्री होगा। 3 डिग्री पे जो प्रेजेंट होगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको बता ही चुका हूँ, पहला पॉइंट ये आ गया सामने। दूसरे की बात अभी करते हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ MCP मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देखो क्या, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री इंटू नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो बताओ परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री इंटू परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ 2 डिग्री। परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री इंटू नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। सो परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? R2 डिग्री इंटू नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ 3 डिग्री क्या होगा बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री इंटू नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। भैया रिएक्टिविटी और नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका परसेंटेज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो उतना है ना। अब फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होगा इसका? मान लो तीनों डिग्री की बात हो रही है यहाँ पर, अब 1 डिग्री की बात करो तो बेटा जिसकी परसेंटेज निकालना होता है उसको आप ऊपर रखते हो, टोटल से डिवाइड करते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल सा रीजन है ये। तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री। जैसे क्लोरीनेशन के लिए क्या था 1 डिग्री 1:3.8:4.5 या 5। तो 1 डिग्री के लिए 1 अगर ले लो तो 2 डिग्री के लिए 3.8 ले लो, 3 डिग्री के लिए 4.5 या 5। बाई डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो 5 ले लेना। तो रिएक्टिविटी को नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऐसे रखोगे, फिर टोटल 1 डिग्री के लिए 2 डिग्री के लिए 3 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली फॉर 2 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो नीचे वाला टोटल तो वही रहेगा, और 3 डिग्री के भी। तो नीचे आप समेशन ऑफ RI/NiH कर सकते हो, सभी का सम। ये फॉर्मूला आपके सामने, अभी आप इसका यूज़ करना भी सीख जाओगे। सो क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MCP, जरा देखो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसके, चेक करो। अब दिखाते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस। ये फार्मूला मैंने आपको दिखाया। अब फार्मूला अगर आप अभी तक नहीं समझे हो तो अब ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश करो बेटे, है ना। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसको बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखो। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन फॉर क्लोरीनेशन 1 डिग्री के लिए 1 है, या इसको 1x भी ले सकते हो, 3.x। अब बोलोगे सर रेशियो था, तो ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टोटल से जब डिवाइड करो तो x कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हो। तो 1 3.8 और 5 पता है आपको, चलो ठीक है, ये रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्लोरीनेशन के लिए। अब कंपाउंड को जब आप देखोगे, ध्यान देना, जब कंपाउंड को देखोगे तो उसमें देखोगे डिफरेंट टाइप के कितने डिग्री के कार्बन है और कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, जरा देखो। तो क्या बेटा ये आपका, मैं यहाँ दिखाऊँ, देखो जरा ध्यान से, CH3 CH2 CH3, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। कार्बन की बात करो, और बेटा ये आपका 2 डिग्री कार्बन है।
अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर 3 आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 1 डिग्री हाइड्रोजन है। मुझे बताओ ये वाला जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये वाला दोनों सिमेट्रिकल है कि नहीं? देखो ये 1 डिग्री वाला ये भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री वाला ये भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री सेम टाइप के कितने हैं? 6 है कि नहीं? 1 डिग्री हाइड्रोजन देखो 6 है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम टाइप के। देखना अभी और क्लियरिटी दूंगा, पहले समझो। 1 डिग्री हाइड्रोजन सेम टाइप के तो कितने 6 हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्योंकि टू एक ही टाइप का है, तो यहाँ पर बात करें तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो बेटा किसी एक जगह पे आप डिसाइड कर लो कि भाई यही है ये, क्योंकि दोनों सेम है। अभी बताओ ये आपका 2 डिग्री है, कितने हैं बताओ? 2 है, 2 ये। अब सुनो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हम बोले हैं इसको हमने ए बोल दिया तो इसको हमने बोला बी, या इसको अगर हमने ए बोल दिया तो इसको बी बोल देंगे, जैसा आप चाहो, है ना? ऐसे ले लो, इसको हमने क्या बोल दिया? बी, तो ये ए हो गया। क्या बेटा इसको अगेन ये बी तो होगा ना, सेम है देखो दोनों। तो अब हाइड्रोजनेशन आप कैसा करा? तो ये और ये एकदम सिमेट्रिकल सेम है, तो बेटा आप किसी एक जगह करा लो यहाँ से। तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? यहाँ से एक H निकालोगे और यहाँ पे एक Cl लगा दो, तो देखो CH2 Cl हो गया। यहाँ से एक H निकालो और यहाँ पे एक Cl लगा दो, देखो ये लग गया। तो एक ए प्रोडक्ट बन गया, एक बी प्रोडक्ट बन गया। अब परसेंटेज जरा कैसे निकालना, इसका परसेंटेज कैसे आएगा जरा देखना। 2 डिग्री पे आपने अटैक कराया है तो फॉर्मूला क्या था बताओ बेटा? फॉर्मूला क्या था 2 डिग्री पे? तो उसका फॉर्मूला था, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ फिर आप डायरेक्ट करना। देखो मैं यहाँ पर इसकी बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखो 2 डिग्री क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन फॉर ब्रोमिनेशन डिवाइडेड बाय, अब 1 डिग्री 2 डिग्री ही तो है, सो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन प्लस इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। ये करोगे इंटू 100 करोगे। जरा देखो तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटे कितने हैं? 2 हैं, सो 2 इंटू रिएक्टिविटी 2 का कितना है? 3.8 है डिवाइडेड बाय, अभी 2 डिग्री वाला यहाँ पर वैसे लिख सकते 2 इंटू 3.8 ये वाला पार्ट। 1 डिग्री देखो कितने 6 हैं, तो 6 इंटू इसका रिएक्टिविटी कितना है? देखो 1 है, देखो 1 कुछ है, तो ये कितना हो गया? देखो 6 प्लस ये करके आपका हो जाएगा कितना? यस 7.6 हो जाएगा ये। तो 6 ये आपका कितना आ जाएगा? टोटल 13.6 आ जाएगा। और ऊपर वाला कितना आ जाएगा जरा देखो? ये आपका 7.6 आ जाएगा बाय 13.6 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री या एक प्रोडक्ट का परसेंटेज। सिमिलरली बेटा इसका निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? देखो ये 1 डिग्री वाला है, अब 1 डिग्री टोटल कितने सेम टाइप का 6 हैं, तो 6 इंटू रिएक्टिविटी 1 है और टोटल तो 13.6 यहाँ भी आएगा, तो 6 इंटू 100 कर दो, ये इसका परसेंटेज आ जाएगा। देखिए तो अब चाहो तो सीधे सीधे बेटा परसेंटेज अगर आप बात करो कि किसका कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, उसके डिसाइड करने के लिए आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो। देखो ये वाला, क्योंकि नीचे दोनों के लिए सेम रहेगा कि नहीं रहेगा ये वाला, और देखो कौन सा ज़्यादा है। तो ये वाला पार्ट जो है देखो यहाँ पर 7.6 आ रहा है, 7.6 आ रहा है इसके लिए, और ये वाला 6 आ रहा है, नीचे दोनों का कॉमन है। तो जस्ट आप क्या करो, आप NiRi निकाल लिया करो। अगर आपको मेजर माइनर बनाना है क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन में, तो सीधे ये 7.6 है, ये 6 है, तो बेटा ये ज़्यादा है तो आपका ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। समझ रहे हो? ये देखो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है मैंने, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, माइनर है और ये मेजर है। कैसे टोटल आपने कैसे निकाली ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखो जरा से, तो आप और अच्छे से क्लियर समझोगे बात को। चलिए थोड़ा पानी ध्यान से करिएगा। पहले इसका प्रोडक्ट बनाए। चलो ये देख रहे हो। अब बेटा यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। क्या तीनों एक ही जैसे हैं? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई एक, भाई ये भी वही है, ये भी वही, ये भी वही है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई एक ये ले लो। अभी तो ये 2 डिग्री वाला, इस 3 डिग्री वाला एक ये ले लो। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? यहाँ से एक H निकालोगे, Cl लगा दोगे, लग गया देखो। फिर यहाँ से एक H निकालोगे, Cl बना लगा दोगे, आ गया समझ में बेटा? अब सेम टाइप के 1 डिग्री कितने? 9 है। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 9 है। और रिएक्टिविटी कितना होता है? 1 होता है, तो ये आपके 9 आ गया। सेम टाइप के 3 डिग्री कितने? 1 है। और 3 डिग्री का कितना होता है? 5 होता है, तो ठीक 1 इंटू 5 5। आपने क्या किया? NiRi निकाला, और टोटल जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो परसेंटेज का, देखो यहाँ से। तो बेटा बताओ 3 डिग्री की बात करो, 3 डिग्री था टोटल, NiRi 5 आ गया बाई टोटल 14 इंटू 100। देखो टोटल कितना? 14 है। समेशन ऑफ NiRi ऐसे बोल सकते हो ना इसको, दिस इज 14। सिमिलरली 9/14 इंटू 100। बट आप मेजर माइनर यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। सो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर। देखो ये मेजर है, ये माइनर, जिसका रिएक्टिविटी N इंटू आई का वैल्यू N इंटू R का वैल्यू इसका ज़्यादा होगा। ये देखो 9 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, दिस विल बी मेजर। आ रहा है समझे बेटे बात? कहानी क्लियर है ना एकदम अच्छे से? चलो अब बात करते हैं परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ MBP, मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट की।
तो ऐसे समझो बेटे आप, गर्दा तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ये देखिए, व्हाई वी नॉट कंसीडर द प्रोबेबिलिटी रूल इन ब्रोमिनेशन, मतलब हर जगह ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन मुंह क्यों नहीं मार रहा है, कहने का मतलब ये। तो तरीका तो समझा ही चुका हूं बेटे, ये है रेशियो। हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज मच मोर स्टेबल, भैया हायर डिग्री का हाइड्रोजन देखो ना, रिएक्टिव 1600, सो नो प्रोबेबिलिटी, ओनली सिलेक्टिव रूल, जस्ट मेक स्टेबल फ्री रेडिकल प्रोडक्ट। स्टेबल कौन होता है, हायर डिग्री वाला होता है, इसलिए वही बनाना है इसमें। सिंपल ये रीजन है, सिंपल ये लॉजिक है, ठीक है। देखो ब्रोमिनेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देख लो। मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज विच फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, जिसका फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा। ऑर्डर आपका ये दिया हो, बता चुका हूँ। सो दिस इज सिलेक्टिव रूल, हियर ऑल डिग्री हाइड्रोजन विल नॉट रिप्लेस, ओनली हायर डिग्री कार्बन हैविंग हाइड्रोजन विल रिप्लेस, सो सिलेक्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आरडीएस जो इसका होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो एंडो होगा, रिएक्शन कुछ ही होगा। बताओ इसमें हायर डिग्री ये वाला है कि नहीं है, यहाँ से तो यहाँ से एच निकलेगा, यहाँ बी आर आ जाएगा, देखो ये आ गया, हायर डिग्री वाला बनेगा और वही आपका मेजर बनेगा। सिंपल मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो तो सिंपल मैकेनिज्म है, देखो क्या है ब्रोमिनेशन। अच्छा बेटा, जैसे हम ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म देख रहे हैं वैसे आप क्लोरिनेशन का भी कर लोगे ना, इसी तरह का सेम मैकेनिज्म होगा। बोलो बेटे, इसी तरह का सेम मैकेनिज्म आप क्लोरिनेशन में भी कर लोगे ना। देखो ब्रोमिनेशन में क्या होगा, पहले बी आर निकला, एच बी आर रेडिकल बना। अच्छा, चूंकि बॉन्ड ब्रेक, व्हेन एवर देयर इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग, तो भैया एनर्जी चाहिए ना, इसको एनर्जी दे भी रहे हो, सो दैट्स दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे बी आर रेडिकल बना तब ये आर एच के पास जाएगा, अल्केन के पास जाएगा, हायर डिग्री पे अटैक करेगा, और जब इस पर अटैक ये करेगा, इस पर अटैक करेगा तो एच बी आर निकाल देगा और आर रेडिकल बन जाएगा। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पर एच और बी आर के बीच का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर एच और सी के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, सी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर सी एच बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर एच बी आर बॉन्ड बन रहा है। अब जरा देखना बेटे, तो क्या होता है बेटे, जो एच बी आर बॉन्ड है और जो सी एच बॉन्ड है, एच बी आर इज लेस स्टेबल, लेस बॉन्ड एनर्जी इसका, ठीक है, एंड दिस इज मोर स्टेबल, मोर बॉन्ड एनर्जी। ये सी एच बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो भैया फिर से ये बात है कि लेस स्टेबल, लेस बॉन्ड एनर्जी है, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो भैया, तो उसका मतलब कि स्लो प्रोसेस होगा पहली चीज़, और दूसरा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहे हो, जल्दी तो नहीं जाएगा, टाइम लगेगा भाई, इसलिए ये स्लो प्रोसेस होगा, आरडीएस होगा। और दूसरा बेटा मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, तो स्टेबल अपने आप को स्टेबल क्यों करना चाहेगा, स्टेबल क्यों करना चाहेगा, इट मीन्स दिस रिक्वायर्स सम एनर्जी, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अब बात यह है कि सर आयोडीनेशन में भी तो आपने ये बोला था कि मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है और वो रिवर्सिबल हो गया था। तो इसमें देखो एक रीजन आपको और बताएं कि जैसे ये बनेगा तो फिर यहाँ पर ब्रोमीन रेडिकल अटैक करता है कि नहीं करता है बेटे, बताओ। बी आर ने इसको तोड़ लिया, अब यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल अटैक करके आर बी आर बनाता है कि नहीं बनाता है, फाइनली। तो ये जो ब्रोमीन है ये उस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को यहाँ से निकलवाएगा जिससे कि ये रेडिकल स्टेबल बने, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल बन गया तो बेटा बताओ स्टेबिलिटी बढ़ने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा। अब ये ज़्यादा स्टेबल कब बन सकता है, जब यहाँ से आप कौन से डिग्री का हाइड्रोजन ज़्यादा निकालो, हायर डिग्री का हाइड्रोजन ज़्यादा निकालो। लाइक आपने 1 डिग्री और 3 डिग्री है, तो आप कौन सा निकालोगे, 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, दैट विल बी मच मोर स्टेबल। तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ने से ये रिएक्शन शिफ्ट होने लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम वो वाला सी एच बॉन्ड बताएंगे, हम वो वाला हाइड्रोजन हटाएंगे जिसका डिग्री ज़्यादा होगा, तो यहाँ से जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, और ज़्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करने लगेगा। देयरफॉर देखो इसलिए बोला कि भैया ये रिवर्सिबल हो सकता था, क्योंकि आप मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, क्योंकि आप बोलोगे सर आयोडीनेशन में भी तो आपने ये बताया था, तो लॉजिक समझ लो। देयरफॉर इट शुड बी मोर स्टेबल फॉर ब्रोमिनेशन टू बी फिजिबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और ये ज़्यादा स्टेबल कब हो सकता है, जब हायर डिग्री का ही हाइड्रोजन निकले, दैट्स वाई ब्रोमिनेशन इज मोर सिलेक्टिव। एक रीजन आपके सामने ये है। So because energy absorbed, so Br break that CH bond which make product more stable, that's why it is selective. अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा, और अगर ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन गया then we will move like this. बताओ, तो ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव क्यों है, प्रोबेबिलिटी रूल क्यों नहीं फॉलो करता, लॉजिक और रीजन बेटे समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, बताओ क्लियरली, ठीक है। चलो, तो अब अगर इसकी बात कर लें हम लोग, क्वेश्चंस वगैरह की बात कर लें, तो क्वेश्चंस देख लो। सो क्वेश्चंस ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। हाई डिग्री पे अटैक मरवा देना। चलो देखो कैसे, जैसे बताओ बेटा, ये है यहाँ पे 1 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, 3 डिग्री है, तो यहाँ पे अटैक मारेगा भैया, ये लग गया। तो यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी रूल फॉलो नहीं करता, केवल सिलेक्टिव रूल फॉलो करता, तो हायर यहाँ से निकाल देगा, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा। बी आर अटैक वेयर मोर डिग्री ऑफ कार्बन, सिलेक्टिव वेयर मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। पता है, अब जान गए इस बात को, समझ गए। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा, गौर फरमाना। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, देखना तो बेटा ये हायर डिग्री है, 3 डिग्री यहीं से निकल जाएगा, देखो ये निकल गया, लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, तो बन गया आपने।
परसेंटेज हम लोग तब निकालते हैं जब और भी पॉसिबिलिटी की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर, बट है ना। तो ये ब्रोमिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, आपने कर लिया। क्लोरीनेशन की बात करते हैं एक बार फिर से। क्लोरीनेशन में आती है, इस क्वेश्चन से कुछ थोड़ा समझना है हमको। क्या समझना है जरा देखो, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। ये आपका 2 डिग्री है, और बेटे ये आपका 3 डिग्री है। अब बताओ बेटा, ये जो 1 डिग्री है और ये जो 1 डिग्री है और ये वाला जो 1 डिग्री है, क्या सब सेम है? नहीं। इस 1 डिग्री को इधर 2 डिग्री मिल रहा है, जबकि इस 1 डिग्री को इधर 2 डिग्री मिल रहा है, इस 3 डिग्री और इसको भी 3 डिग्री। तो ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल, एक जैसे, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। बट ये 1 डिग्री तो है, बट दिस इज नॉट आइडेंटिकल टू दीज 1 डिग्री, तो ये डिफरेंट हो गया। यानी कि अगर हम 1 डिग्री के बेसिस पे बात करें तो ए और ए देखो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ए लिख दिया, इसको भी लिख दिया क्योंकि सेम है, और इसको मैंने डी लिखा है। तो इसका मतलब इनका अगर इनके बेसिस पे प्रोडक्ट बनाओ तो देखो, अगर ए के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाए तो इसके बेसिस बनाओ, इस पर, तो इनमें से कोई सा भी एक निकाल सकते हो, इनमें से कोई सा भी एक निकलेगा, तो कोई सा भी एक निकाल लो। चलो हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से Cl लगा लिया, Cl, CH2, CH, देखो यहाँ से Cl निकाला तो CH2 हो गया, CH, CH3। समझना बेटे बात को, है ना, अच्छे से समझो आप। और ये आपका CH2, CH3। अब ये दूसरा वाला भी, ए भी वैसे ही बना जाएगा। अब बी भी, अब डी का बना लो तो डी का बनाए, तो यहाँ से Cl, तो इसको ऐसे लिख दो, CH3, CH, CH3, CH2, और यहाँ से H निकालोगे तो Cl आएगा, तो CH2 Cl हो जाएगा, ये डी हो गया। अब ये देखो 3 डिग्री 2 डिग्री, तो ऑब्वियसली तो डिफरेंट है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बात करो बी के बेसिस पे, तो यहाँ से H निकाल लो तो CH3, Cl, CH3, CH2, CH3। और फिर C की बात करें बेटा इसकी, तो यहाँ पर 4 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 5 नहीं होंगे। आप बोलो सर 1 2 3 4 5 तरह के, नहीं 4 तरह के बनेंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। C क्या बनेगा, देखो यहाँ से निकालो, तो देखो CH3, CH, CH3, और ये CH2 जो है, यहाँ से आप एक H निकाल लो, तो यहाँ पे ये CH हो जाएगा बेटे आपका, और यहाँ पे Cl लग जाएगा, और आगे आपका CH3। क्या बेटे ये बात समझ में आ रही है? हमने ये दोनों अलग अलग क्यों नहीं बने, क्योंकि दोनों सेम थे। तो ये 1 डिग्री के एक टाइप के 6 हाइड्रोजन है, और ये 1 डिग्री का एक टाइप का 3 है, समझना। तो ए प्रोडक्ट का परसेंटेज अलग होगा और इस डी प्रोडक्ट का परसेंटेज अलग होगा, जबकि ये सब 1 डिग्री है, फिर भी इसका परसेंटेज इन दोनों का अलग होगा, इसका अलग होगा। तो एक ही टाइप के हैं ये। तो बेटा बताओ, अगर हम ए की बात करें, समझना जरा सा बेटा, ये बात समझे तो मज़ा आ जाएगी आपको। देखो यहाँ पर बड़ा लोग कन्फ्यूज होते हैं, आप समझना बात को, 1 डिग्री का, तो ये दोनों सेम है। तो ये सेम वाले कितने हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो देखो 6, ठीक। अच्छा टोटल रिएक्टिविटी पहले निकालें, चलो टोटल, तो ये 3 और 3 6 हो गए। मैं लिखूँ एक बार, समेशन ऑफ NiRi, चलो पहले निकाल लेते हैं। चलो 3 3 6 हो गए, तो 6 × 1, ठीक। ये अब बी में आ जाओ, ये हमने ए को लिया, अब बी में आ जाओ। बी की बात करें तो ये कितना 3 डिग्री है। अब बेटा 3 डिग्री के लिए कितना होता है, 5 होता है, तो एक ही है ना, 5 × 1 हो जाएगा, प्लस। अब जरा सी के लिए आ जाओ, जो कि 2 डिग्री है, तो कितने हाइड्रोजन 2 डिग्री के हैं, 2 ही हैं, तो 2 हाइड्रोजन। और 2 डिग्री के लिए कितना होता है बेटा आपका, 3.8 होता है, ये लिख लिया, प्लस ये सी हो गया। अब डी आ जाओ, तो डी देखो ये वाला है आपका, ये भी 1 डिग्री है बट 3 है, सो 3 × कितना हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए 1 हो जाएगा, ये आपका डी हो गया। बताओ, ये आपका सी था, ये डी था, ये आपका बी, और ये आपका ए। इन सबको अगर हम ऐड करें तो 6 और 5 कितना हो गया आपका, 6 और 5 11 हो गया, और ये आपका कितना हो गया 7.6, 11 और 3 14, और 14 + 7.6 आपका 21.6 आ जाएगा, दैट विल बी 21.6। ये टोटल रिएक्टिविटी आ गया। तो टोटल से हम डिवाइड करते हैं हमेशा। आप जरा देखना, परसेंटेज ऑफ ए, दोनों का सेम, एक ही मतलब एक ही बात है दोनों। तो 6 × 1, 6 × 1 जरा देखो, 6 × 1 डिवाइड बाय 21, 6 × 100, 1 डिग्री। डी ये अलग परसेंटेज आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, बस यही फोकस करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज ऑफ डी, तो डी कितना, 3 × 1, 3 × 1 बाय 21, 6 × 100, ये आपका ऐसा आ जाएगा। नाउ परसेंटेज ऑफ सी ये है आपका, कितना है देखो यहाँ पर 2 × 2, अब चूंकि ये 2 डिग्री है, सो 2 × 3.8 बाय टोटल 21, 6 × 100, ये 2 डिग्री। 3 डिग्री बी देखो 1 × कितना होगा 5 बाय 21। अब बेटा बताओ, ये आपका 6 है, ये 3 है, ये आपका 7.6 है, और ये 5 है। बेटा सबसे ज़्यादा तो ये है ना, तो आपका 2 डिग्री वाला मेजर होगा, 2 डिग्री वाला मेजर होगा। सो मेजर प्रोडक्ट आपका जो होगा सी वाला होगा, ये वाला होगा, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। समझ रहे हो बेटा, ये है लॉजिक यहाँ पर, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर होगा। तो हम ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं बेटे। बताओ कहानी एकदम अच्छे से क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। तो ये था आपका हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन बेटे। इसमें ब्रोमिनेशन की बात भी कर ली, क्लोरीनेशन की बात भी कर ली, आयोडीनेशन की बात भी कर ली, फ्लोरीनेशन की बात भी कर ली, मतलब सब कुछ। और उसके बाद MVP MCP की बात कर ली, क्वेश्चंस कर लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर,
स्टेट, फिजिकल स्टेट, सारी चीज़ें बेटे बात कर ली। तो बहुत ज़बरदस्त और अल्टीमेट सेशन ये था। बहुत कुछ सीखा आपने और मुझे बहुत मजा आई बेटे आपको सिखाने में, और आपने बहुत इन्जॉय किया और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया बेटे। तो आपको अब क्या करना है बेटे, है ना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू सो मच बेटा जी इस सेशन के लिए। बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और आप बेटे खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें बेटे, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले आपको। टिल देन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, व्हाई नॉट डी।